हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 7 चैप्टर उत्पादन की अवधारणा स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके लास्ट वीडियो में हमने जाना था उत्पादन का अर्थ और उसकी परिभाषा। हमने बात की थी कि उत्पादन किसे कहते हैं, किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना, निर्माण करना या वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जिसमें हमने मार्शल, मेजर्स, JW स्टोन की हमने परिभाषा जानी थी कि किस तरीके से उन विद्वानों ने उसकी उत्पादन की परिभाषा दी है। अब आगे के लिए हमने बात की थी कि हम जानेंगे उत्पादन के साधनों के बारे में कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता तो होती है। कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है, याद आ रहा है ना आपको? भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, तकनीकी और साहस, जिसके बारे में हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसका डिटेल में कि कौन कौन से साधन क्या क्या काम आते हैं। तो आइए देखते हैं। उत्पादन उपयोगिता के सृजन करने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं को प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। हम सारी बातों के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि उत्पादन उपयोगिता का सृजन या निर्माण है, जिसमें वस्तु और सेवाओं के प्रवाह की बात की जाती है, ना कि स्टॉक की निश्चित समय अवधि का यहाँ पर बात होती है कि वस्तु और सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है, क्योंकि एक पूरी अवधि होती है जिसमें वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, निर्मित होती रहती हैं। उत्पादन में श्रम, पूंजी, भूमि, प्रबंध व तकनीक तथा साहस और उद्यमशीलता की सहायता से किया जाता है। उत्पादन में कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है? भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध व तकनीक, जिसे हम एक जगह लेते हैं। इसके बाद हम लेते हैं साहस या उद्यमशीलता। तो इस प्रकार से उत्पादन के कितने साधन हो गए? 5 साधन हो गए। आपको याद रहेगा ना कि हमें उत्पादन के साधनों की 5 की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप ही क्या होता है, उत्पादन होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन। बच्चों, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके अलग अलग नाम पूछते हैं। जैसे कि अभी आपसे लास्ट जो वीडियो है, लास्ट जो लेसन है, उसमें आपसे पूछा था पढ़ते किसे कहते हैं। कहीं पूछ लेते हैं इनपुट क्या होती है, कहीं पूछ लेते हैं आधा क्या होती है। समझ में आ रहा है? तो जिसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन, आधा, पढ़ते और इनपुट्स। इस प्रकार से इनके 4 नाम हो गए, उत्पादन के साधन, आधा, पढ़ते और इनपुट्स। तो आप इनपुट्स याद रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं कि उत्पादन के साधन को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारे होते हैं उत्पादन के साधन। 5 साधनों की हमने बात की थी। भूमि, पूंजी, श्रम तो हम लेते ही लेते हैं। प्रबंध व तकनीकी उद्यम या सहनशीलता को कई बार एक जगह ही काउंट कर लेते हैं और ओ के रूप में लिख देते हैं। यदि आप अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ पर ओ के रूप में भी इसको लिखा हुआ पाओगे। समझ में आया? ये इस तरीके से ये उत्पादन के साधन होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? प्रदा, निर्गत और आउटपुट्स। याद रखना, उसे क्या कहते हैं? आधा। किसे? उत्पादन के साधन को। तो जो उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदा। तो आधा प्रदा हो गया ना, हमने देखा भी था, आपको याद भी हो। तो उत्पादन फलन जब हमने बात की थी तो एक फलन है, उसका नाम है आधा प्रदा। ठीक है, तो आधा क्या हो गए? उत्पादन के साधन, और प्रदा क्या हो गया? उत्पादन। इनपुट क्या हो गया? उत्पादन के साधन, और आउटपुट क्या हो गया? उत्पादन। ठीक है, आगत क्या हो गए? उत्पादन के साधन, और निर्गत क्या हो गया? उत्पादन। इनके अलग अलग नाम हैं, आपको ये सारे नाम अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो कौन कौन से नाम है? प्रदा, निर्गत और आउटपुट्स। ठीक है, समझ में आया कि इनपुट यानी डालना, उत्पादन के साधन डालते हैं तो हमें आउटपुट क्या निकल के आता है? उत्पादन निकल के आता है। तो वही आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद उत्पादन के साधन की प्रकृति क्या होती है? अलग अलग पाई जाती है। अलग अलग तरीके के साधन होते हैं और उसी के अनुसार हमारे 5 साधनों की बात की थी, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। कितना अच्छा डायग्राम है, अच्छे से दिख रहा है ना कि एक तो भूमि है, एक श्रम है, एक पूंजी है, एक तकनीक है, एक उद्यमी है। तकनीक, प्रबंधन, उद्यमी, साहस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 उत्पादन के साधन हैं, जिनका की वर्णन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमि। उत्पादन करने के लिए भूमि की आवश्यकता किस प्रकार से होती है? यदि आप बोलेंगे कि हमें तो केवल खेती में ही उत्पादन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ में हमें भूमि की आवश्यकता होती है, चाहे हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करें, चाहे सेवा का उत्पादन करें। जैसे कि हम खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, तब तो भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हवा में तो हो नहीं सकती। लेकिन मानो हम यदि कोई सेवा कर रहे हैं, माना कि मैं अभी टीचिंग करा रही हूँ, तो टीचिंग कराने के लिए भी तो मुझे ये स्पेस चाहिएगा ना, कि भूमि चाहिएगी ना। यदि हम कोई स्कूल खोलेंगे तो उसके लिए भी क्या चाहिएगी? भूमि। यदि कोई हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसके लिए भी तो भूमि चाहिएगी। ऐसा तो नहीं कि हवा में बैठे बैठे किसी का इलाज या हवा में बैठे बैठे टीचिंग हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए भूमि एक नेसेसरी साधन है, जो कि अधिकतर क्या
रहता है, अल्पकाल में स्थिर रहता है और दीर्घकाल में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब भूमि भी कई तरीके की होती है। आप पहली बार तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भूमि क्या होती है, हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है। और भूमि क्या होती है, सीमित मात्रा में होती है, क्योंकि हम ये मान लें कि हमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो अगले साल बढ़ जाएगा और उसके अगले साल और बढ़ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। जितने सालों से जो भारत का क्षेत्रफल चला आ रहा है वही चलेगा, क्योंकि भूमि क्या है, सीमित मात्रा में है और ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है। हम माने कि वन बढ़ जाएंगे, जंगल बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो वो ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन भूमि जितनी है वो उतनी ही रहेगी। और भूमि में क्या होता है, इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इसीलिए इसका उपयोग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि हम कहते हैं मेन लोकेशन, आपने सुना होगा मेन लोकेशन पे है, नहीं है तो आउट ऑफ लोकेशन है, सुना ही नहीं सुना कि जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है वो तो मेन लोकेशन हो गया। अर्थात उस भूमि की कीमत क्या हो गई, अधिक हो गई। लेकिन जो आउट ऑफ लोकेशन है वहाँ पर जाके भूमि की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं है। आप अधिकतर देखोगे कि अधिकतर लोग कहाँ पर निवास करना पसंद करते हैं, जहाँ पानी हो, समझ में है, भूमि उर्वर हो, इसके अलावा सारे संसाधन उनको उपलब्ध होते हैं। जैसे कि यदि हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो मैदान है हमारा, आपने उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, मैंने क्या कहा था, हम इकोनॉमिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा समतल मैदान है वहाँ पर अधिकतर आपको जनसंख्या मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भूमि अच्छी है, उर्वरा शक्ति उसकी अच्छी है। जबकि हम रेगिस्तानी इलाकों में जाएं, राजस्थान के क्षेत्रों में जाएं, तो वहाँ पर क्या मिलेगी हमें, उत्पादन वहाँ पर बहुत कम हो पाता है, उर्वरा शक्ति क्या है, बहुत कम है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होती है, उत्पादन कम होने की वजह से वहाँ पर जो भूमि है उसकी कीमत भी क्या होती है, कम होती है, उर्वरा शक्ति भी बहुत कम होती है। रेगिस्तान है, वहाँ पर जाके कौन निवास करना चाहेगा। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है जो कि सीमित मात्रा में है और इसकी उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर यही है कि भूमि क्या है, प्रकृति का उपहार है, कृपणता का गुण अर्थात सीमित। भूमि कंजूस, कृपणता यहाँ पर इसलिए प्रयोग लिया है, कंजूस प्रवृत्ति अर्थात भूमि हमारे पास सीमित है, हमें उसे ही कैसे ना कैसे उसमें काम चलाना होता है। और उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और उर्वरा शक्ति के हिसाब से ही भूमि की कीमत होती है। ठीक है, कि भूमि की उर्वरा शक्ति आपने पढ़ा होगा ना कि कहीं तो अनुपजाऊ भूमि होती है, कहीं उपजाऊ भूमि होती है। अब जो दूसरा साधन है वो है हमारा श्रम, लेबर। अब श्रम भी अब बच्चों दो प्रकार का होता है। हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रम की आवश्यकता तो होती ही है ना। कभी हम जैसे मैं आपको पढ़ा रही तो मैं क्या दे रही हूँ, अपना श्रम ही तो दे रही हूँ। तो इस तरीके से, लेकिन श्रम भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक जो हम देखते हैं शारीरिक श्रम, और एक दूसरा होता है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम में आप देखते हो, जैसे कि यहाँ पिक्चर देख पा रहे हो आप कि किस तरीके से सीमेंट के जो थैले, सीमेंट के जो बैग हैं, जो बोरियां हैं वो उठाते हुए आपने देखा होगा, अनाज के कट्टे उठाते हुए देखा होगा। यदि बिल्डिंग्स का आपने निर्माण देखा होगा तो वहाँ देखते हैं किस प्रकार से ईंट लेके जा रहे हैं। तो ये सारे श्रम कैसे होते हैं, शारीरिक श्रम जिसमें श्रम की, शरीर के श्रम की आवश्यकता होती है, और मानसिक श्रम जिसमें कि मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है, अर्थात पूरा दिमाग लगाना होता है। जैसे आपने कंपनीज में देखा होगा, कंप्यूटर बैठ के बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, आप सोचते हो क्या लगता है इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें पूरी जो मेंटल एनर्जी है वो उसमें जाती है। तो दो प्रकार के श्रम हो गए, एक तो शारीरिक और एक मानसिक श्रम। मुद्रा के बदले किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उत्पादक कार्य, जो भी व्यक्ति श्रम करेगा, शारीरिक करे या मानसिक करे, तो उसके बदले में क्या लेगा, वो मुद्रा ही लेगा, तभी तो वो कार्य करने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। तो मुद्रा के बदले में किया जाने वाला शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य, वही क्या कहलाता है, श्रम किया कहलाता है। उत्पादन का सक्रिय साधन है। जैसे हम भूमि की बात करें तो वो निष्क्रिय साधन है, ठीक है, जबकि उत्पादन का कैसा साधन कहलाता है, श्रम सक्रिय, क्योंकि ये क्या करता है, उत्पादन करता भी है, साथ में जो उत्पादन होता है उसको कंज्यूम भी करता है। जैसे यदि मैं यहाँ पर आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उत्पादन कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और काम नहीं करूँगी, मैं जो उत्पादन हो रहा है देश में उसका कंज्यूम भी तो करूँगी ना। समझ में आ गया ना कि उत्पादन का क्या है, सक्रिय साधन है जो कि उत्पादन करता भी है, ताकि जो उत्पादन होता है उसका उपभोग भी करता है। ये अन्य साधन को उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय करता है। अब ये सक्रिय साधन इस प्रकार से भी है कि जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो यदि श्रम उत्पादन करेगा तभी तो उसको जैसे हमने पूंजी का प्रयोग कर लिया, पूंजी में हम बहुत सारी मशीनरी ले आए, अभी हम बात करेंगे पूंजी की, और भूमि ले आए, तो भूमि का उपयोग कौन करेगा, श्रम ही तो करेगा। भूमि अपना भी तो अनाज उगा कर नहीं दे देगी, यदि श्रम उसमें लगेगा तभी तो क्या होगा, भूमि उत्पादन करके देगी। यदि मशीनरी आपके पास है तो मशीनरी में यदि
श्रम कुछ कार्य करेगा तभी तो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो कंप्यूटर क्या अपना आप ही दे देता है कि सब कुछ निकाल निकाल के उस पर पहले हमको इनपुट्स देने पड़ते हैं तभी तो कंप्यूटर काम करके देता है। तो कहने का मतलब है कि यह सभी साधनों को काम में लगाता है, बाकी सारे साधन अपने आप काम नहीं करते, श्रम यदि लगाता है तो ही सभी साधन कार्य करते हैं, इसीलिए इसे उत्पादन का सक्रिय साधन भी कहते हैं। इसके बाद श्रम की पूर्ति मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है। मात्रात्मक इस प्रकार से 1 श्रम, 2 श्रम, 3 श्रम, श्रमिक ले लेते हैं हम अलग अलग, और गुणात्मक इस प्रकार से कि अलग अलग व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग अलग होती है, दक्षता अलग अलग होती है, कुशलता अलग होती है, इसीलिए गुणात्मक भी उनमें क्या होता है, अंतर होता है। जैसे कि हम यदि टीचिंग में मान ले तो आपको एक टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाता हुआ लगता है और एक टीचर का आपको टीचिंग समझ में नहीं आती, आपको नहीं आती तो नहीं आती, तो दोनों में क्या अंतर है, गुणात्मक अंतर है। और मात्रा की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के अलग अलग आपके टीचर्स हैं, तो वो क्या हो गई, मात्रा हो गई। तो श्रम मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। श्रमिक उत्पादक व उपभोक्ता दोनों होते हैं। हमने बात की थी कि श्रमिक क्या करता है, उत्पादन का करता ही है। जैसे हम मान लें कि कोई एक श्रमिक है जो कि चीनी की फैक्ट्री में लग रहा है, तो वो उत्पादन कर रहा है चीनी का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो चीनी को कंज्यूम नहीं करेगा, चीनी को कंज्यूम भी करेगा, चीनी के साथ साथ और जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का उनको भी वो कंज्यूम करेगा। तो उत्पादक करता भी होता है वो साथ में, और साथ में उपभोक्ता भी होता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको श्रम, लेबर क्या होता है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा साधन उत्पादन का, और उसका नाम है पूंजी या कैपिटल। बच्चों पहले पूंजी का अर्थ ये लिया जाता था नकद रूप में, जो हमारा कैश होता है, मनी होती है, उसको हम पूंजी के रूप में प्रयोग लेते थे कि पूंजी है उससे क्या करना, उत्पादन के लिए साधनों को खरीदना, ये सब। लेकिन आजकल जो पूंजी है उसका अर्थ लिया जाता है मशीनरीज जो भी होती हैं, जो कच्चा माल है, जो कि हम क्या करते हैं, उत्पादन में लगाते हैं, उनको सब हम किस में लेते हैं, पूंजी में। संकुचित अर्थ में नकद वित्त के रूप में प्रयोग किया जाता है, कैपिटल इन कैश। मैंने आपको बताया था ना कि नकद वित्त जो कैश होती है, मनी, उसको हम पहले काम में लेते थे, किस में, पूंजी के रूप में। लेकिन अब पूंजी का अर्थ क्या है, विभिन्न मशीनें, यंत्र आदि। बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ती है ना हमें उत्पादन के लिए, तो वो सारी जो मशीनें, यंत्र, वो क्या करती है, और अधिक उत्पादन करके देती है। जो मशीनें, यंत्र हमें और अधिक उत्पादन करके देती हैं, इनको खरीदा तो उससे ज़्यादा है मनी से, लेकिन ये और अधिक उत्पादन करके देती है, इसीलिए इसे पूंजी कहा जाता है। तो आपको याद रहेगा ना, पूंजी कैपिटल में क्या आती है, मशीनें और यंत्र आदि आते हैं, ठीक है। अब यदि हम अगला उत्पादन का साधन देखें तो वो होती है प्रबंध और तकनीक। हमने 3 उत्पादन के साधनों की बात कर ली, भूमि की, श्रम की और पूंजी की। जो चौथा साधन आता है वो आता है प्रबंध और तकनीक। मैंने आपको बताया था कि अधिकतर प्रबंध और तकनीक, और 5वां साधन है जो साहस या उद्यमशीलता, उसको एक जगह लेकर और उसको ओ लिख देते हैं, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का रूप उसको ले लेते हैं। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी काम में ले सकते हो, या आप उत्पादन के 4 साधन कह के भी इसको बता सकते हो, आपके बुक में ये चीज़ दी भी हुई है, ठीक है। तो आपका जो चौथा साधन है प्रबंध और तकनीक, हमने क्या किया, श्रम ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, भूमि ले ली, और हमने पूंजी। तो ये जो सारे काम हैं वो कौन करता है, ये तो सारे काम साहस करता है, उद्यमी करता है, वही तो रिस्क लेता है। लेकिन इसको मैनेज भी तो करना होता है ना, कि कितनी मात्रा में भूमि लगानी है, कितनी मात्रा में पूंजी लगानी है, हम कितनी मात्रा में भूमि लगाएंगे, कितनी मात्रा में श्रम लगाएंगे तो कितना उत्पादन होगा इसके लिए, और हमें उत्पादन की कौन सी तकनीक काम में लेनी है। तो बड़े बड़े जो उत्पादनकर्ता होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे होते हैं, उसमें पूरा एक प्रबंधन चाहिए होता है, बहुत सारा स्टाफ काम में होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनमें सिलेक्शन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो इसके लिए जो चौथा साधन चाहिए होता है वो होता है प्रबंध और तकनीकी। यही यहाँ पर कहा है कि इसकी सहायता से उत्पादन का संगठन किया जाता है, सारे साधनों को लेके आना, कहाँ से कलेक्ट करना, फिर कितना कितना उत्पादन करना, कौन सा साधन कितना उत्पादन करके देगा, किससे होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं संगठन में, आती हैं प्रबंध और तकनीकी में आती हैं। तो आजकल उत्पादन के बड़े पैमाने पर संगठन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। पहले तो जो उद्यमी या साहस जो भी था वही सारे काम कर लेता था, लेकिन अब इसके लिए अलग अलग पोस्टेज आती हैं। आपने MBA के बारे में सुना होगा, सुना ही नहीं सुना, मैनेजमेंट जो होता है उसमें यही होता है, प्रबंधन ही करना होता है। ये सारी डिग्रीज होती हैं, उसके द्वारा फिर इनको सेलेक्ट किया जाता है। जो टेक्नीशियंस होते हैं, IITs होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं। IITs तो तकनीकी रूप में काम मिलेंगे, वो कैसे, तकनीकी विशेषज्ञ हो गए, और जो MBA जो होंगे वो प्रबंध विशेषज्ञ हो गए, और वही कंपनीज में या उद्योग धंधों में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रबंधन काम में लेना है और किस प्रकार से तकनीकी काम में लेनी है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। प्रबंधकीय पक्ष,
जो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो कौन करता है, प्रबंधक करते हैं। मैनेजर्स होते हैं वह तकनीकी पक्ष का संगठन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको यही तो बताया कि जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो कौन करेंगे, जो MBAs होते हैं, ये जो डिग्रीज होती हैं वो लेते हैं, ताकि उनको पता होता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करना है, ताकि जो उत्पादन है वो कम ना हो पाए, लोगों में क्लैशिंग्स नहीं आए। इसके बाद जो तकनीकी वाला पार्ट है कि कौन सी टेक्निक बेस्ट है, किस तकनीक से ज़्यादा अधिक उत्पादन होगा, ये सारा काम कौन करते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से दो विशेषज्ञ होते हैं, एक तो प्रबंधकीय विशेषज्ञ और एक होते हैं तकनीकी विशेषज्ञ। प्रबंधकीय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार के संगठनों में से चयन कर अनुकूलतम संगठन संरचना को अपनाया जाता है। अब जो प्रबंधकीय विशेषज्ञ है तो वो अनुकूलतम जो संगठन है उसको वो सेलेक्ट करेगा, और जो तकनीकी विशेषज्ञ है वो उत्पादन की विभिन्न तकनीकों में से चुनाव करता है और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त करता है। तकनीकी क्या करेगा, विशेषज्ञ वो देखेगा कि कौन सी तकनीकी बेस्ट है उत्पादन करने के लिए, जिससे अधिक उत्पादन होगा, लागतें कम होगी, तो वो उस तकनीक का चुनाव करेगा। तो समझ में आ गया, प्रबंधन तकनीकी की प्रबंध और तकनीकी दो चीज़ें, प्रबंधक विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ। प्रबंध विशेषज्ञ एक अनुकूलतम प्रबंधक मैनेजमेंट को देखेगा, संगठन की को अपनाएगा, जबकि जो तकनीकी विशेषज्ञ है वो अनुकूलतम तकनीक को अपनाएगा विभिन्न तकनीकों में से चुनाव करके। समझ में आ गया। तो ये कौन सा साधन हो गया, चौथा साधन प्रबंधन व तकनीकी। ठीक है, अब अगला जो साधन है वो है साहस या उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, पांचवा जो साधन है साहस या उद्यमशीलता। यदि कोई एक व्यक्ति उत्पादन करने में रिस्क लेता है उस तो वही होता है उद्यमी। मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है, विभिन्न साधनों को कलेक्ट करना और फिर उसके बाद ये देखना कि हाँ इतना उत्पादन होगा, वो बिकेगा नहीं बिकेगा, वस्तु सेवाओं की पूर्ति भी वही करवाता है, तो वही क्या होता है उद्यमशीलता। मतलब जो पूरा जो उद्योग धन चल रहा है उसका एक पूरा एक होल्डर होता है ना, जो पूरा मालिक बोल सकते हैं हम उसको, वही होता है उद्यमी। सभी तरीके के रिस्क लेना, यदि वो रिस्क ले रहा है तो यदि रिस्क सफल होती है तब उसको लाभ हो जाता है, यदि नहीं होती तो उसको लाभ नहीं होता, उसको क्या हो जाती है, हानि। तो मतलब हम उद्यमशीलता का काम क्या होता है, सबको कलेक्ट करना और उत्पादन करना क्या करवाना, सभी जो सारी जो श्रम है उनसे कार्य करवाना, इनसे मैनेजमेंट वालों से, तकनीकी वालों से उस कार्य करवाना। तो उद्यमशीलता एक बहुत जिम्मेदारी वाली क्या हो गई, पोस्ट हो गई और एक महत्वपूर्ण साधन हो गया। ठीक है, तो उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, उत्पादन में विभिन्न प्रकार की जोखिम और अनिश्चितता होती है कि हम देखिए कि किसी वस्तु का उत्पादन है, पता नहीं मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या पता उसकी जो मांग है एकदम से कम हो जाए, सारा उत्पादन पड़ा रह जाए, तो सारा लॉस किसको भुगतना पड़ेगा, उद्यमशीलता को या साहस को ही भुगतना पड़ेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये जोखिम कम होती है। समाजवादी में क्यों, सरकार के हाथ में होती है सारी चीज़ें, हमने पढ़ी थी ना अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। पूंजीवादी में तो सारे उत्पादन के साधनों पर किसका हक होता है, निजी क्षेत्र का, और समाजवादी में किसका होता है, सरकार का। तो सरकार, यदि सरकार का हक है तो जोखिम क्या हो गई, कम हो गई। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साहसी को अधिक जोखिम वहन करना पड़ता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का मालिक ही क्या होता है, उद्यमी होता है, तो उसको अधिक जोखिम वहन करना पड़ता है। उत्पादन का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि उत्पादन करने की तकनीक अन्य तकनीक से क्या हो, लाभदायी हो। वो भी ये सारी चीज़ें देखता है कि कौन सी तकनीक से अधिक उत्पादन संभव है, तो इसी प्रकार से संगठन किया जाता है। उत्पादन में सस्ते साधनों को अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। हम यही तो चाहते हैं कि उत्पादन क्या हो, न्यूनतम लागत में हो। तो न्यूनतम लागत में कब होगा, जब हम सस्ते साधनों को काम में लेंगे। सस्ते साधन काम में होंगे तो लागत कम होगी, लागत कम होगी तो उत्पादन अधिक होगा और हमारा लाभ भी अधिक हो पाएगा। तो उत्पादन में अधिक प्रेफरेंस किसको देते हैं, सस्ते। यदि हम माने कि पूंजी सस्ती है तो क्या करेंगे, पूंजी को काम में ले लेंगे और श्रम को काम में कम कर देंगे। यदि श्रम सस्ता है तो श्रम काम में लेंगे और पूंजी को कम कर देंगे। तो इसी प्रकार से दो प्रकार की तकनीकें होती है। आपको यह समझ में आ गया, साहस और उद्यमशीलता क्या होता है। ये उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है जो सभी प्रकार की जोखिमें और अनिश्चितता वहन करता है और सभी उत्पादन के साधनों को पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो बचता है वो किसका होता है, उद्यमी का, जिसे हम लाभ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो दो प्रकार की तकनीक की हम बात कर रहे थे, एक तो होती है श्रम प्रधान तकनीक और एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक। उत्पादक करता क्या करता है, जो सस्ती तकनीक है उसको ये काम में लेता है क्योंकि उससे उसकी लागतें क्या होती है, कम। तो इसी प्रकार से होती है श्रम प्रधान तकनीक, जिसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी कहते हैं। कि जब श्रम प्रधान
अर्थात जब श्रम सस्ता हो तो उसे अधिक काम में लिया जाता है पूंजी की तुलना में, तो उसे हम बोलते हैं श्रम प्रधान तकनीक। ठीक है, कि जब पूंजी की तुलना में श्रम सस्ता हो तो श्रम का अधिक उपयोग लिया जाता है। श्रम का अधिक उपयोग करने पर उसे क्या बोलते हैं? श्रम प्रधान तकनीक। क्योंकि हम उत्पादन में किसको ज़्यादा काम में ले रहे हैं? श्रम को ज़्यादा काम में ले रहे हैं, पूंजी को कम में काम में ले रहे हैं, तो श्रम का अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो कौन सी तकनीक हो गई? श्रम प्रधान तकनीक। और इसका विपरीत कौन सी होती है? पूंजी प्रधान तकनीक। अर्थात पूंजी सस्ती हो तो पूंजी को अधिक काम में लेते हैं श्रम की तुलना में, तो उसे हम बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि श्रम को अधिक काम में लेते हैं तो श्रम तक प्रधान तकनीक, और पूंजी को अधिक काम में लेते हैं तो पूंजी प्रधान तकनीक। क्यों काम में लेते हैं अधिक? क्योंकि वो साधन क्या है? अन्य की तुलना में सस्ते हैं। तो यही यहाँ पर लिखना है, पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आपको इनके इंग्लिश नेम भी याद रखने हैं ताकि कि आप जब नेक्स्ट पढ़ें तो आपको पता हो कि हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, और ये इंग्लिश कीवर्ड्स हैं, ये बहुत काम भी आते हैं। ठीक है, पूंजी सस्ती होने की स्थिति में पूंजी का श्रम की तुलना में अधिक उपयोग किया जाता है। पूंजी का श्रम की तुलना में अधिक उपयोग करने पर उसे क्या बोलते हैं? पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। पूंजी का अधिक उपयोग, क्योंकि पूंजी क्या है? सस्ती है श्रम की तुलना में, तो इसे हम बोलेंगे पूंजी प्रधान तकनीक। तो बच्चों, आपको सारे उत्पादन के साधन समझ में आ गए। तो हमने आज की वीडियो में क्या जाना? उत्पादन के विभिन्न साधनों के बारे में, कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस या उद्यमशीलता, और प्रबंध और तकनीक। हमने इनके अच्छे डिटेल में जाना कि कौन कौन से साधनों की क्या आवश्यकता होती है और कौन से साधन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि उत्पादककर्ता अधिकतर क्या करता है? सस्ते साधनों का ही प्रयोग करता है। यदि पूंजी सस्ती है तो पूंजी का अधिक प्रयोग करेगा, तो ऐसी तकनीक को बोलेंगे पूंजी प्रधान तकनीक। और यदि श्रम सस्ता है तो श्रम का अधिक उपयोग किया जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे श्रम प्रधान तकनीक। तो ये थे उत्पादन के साधन। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम जानेंगे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की अवधारणा को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम को जान पाएंगे कि क्या ट्रेंड्स होते हैं, कुल उत्पादन वक्र कैसा होता है, सीमांत उत्पादन वक्र कैसा होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था ना, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। कुछ याद आया नहीं आया? उसी से कनेक्ट करते हुए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि कुल, औसत और सीमांत की जो अवधारणा है, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो लागत हो, चाहे वो आगम हो, चाहे वो उपयोगिता हो, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तब तक आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है, इनको याद रखना है कि उत्पादन के साधन कौन से होते हैं। आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न में तो पूछ ही सकता है कि भूमि साधन के बारे में बताइए, पूंजी क्या है, पूंजी प्रधान तकनीक क्या है, श्रम प्रधान तकनीक क्या है। लघुत्रात्मक में भी पूछ सकता है और निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें से बन सकता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।